एक जमाना था जब दांतों की सेहत बहुत अच्छी रहती थी। लोग बुजुर्ग हो जाते थे पर उनके दांत हेल्दी रहते थे। पर अब क्या हो गया है? क्या बदलाव आ गया है जो दांतों की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ती जा रही हैं? बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग, हर एज ग्रुप डेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों? संजीवनी में आज बात करेंगे डेंटल केयर की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संजीवनी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अ वेरी स्पेशल सीरीज ऑन डेंटल केयर, जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति को दांतों की समस्या हो रही है। इसका कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सैफ सैयद एक सर्टिफाइड डेंटल इम्प्लांट सर्जन हैं। आप प्रसिद्ध कोवेल मेडी इम्प्लांट्स दक्षिण कोरिया के सदस्य हैं और पिछले 7 साल से शैल्य चिकित्सा कर रहे हैं। आप अपने पेशेंट्स के लिए फुल माउथ इम्प्लांट, फंक्शन और एस्थेटिक्स प्रदान करने में माहिर हैं। आप पुणे में अन्य प्राइवेट क्लिनिक में विजिटिंग कंसल्टेंट भी हैं। हेलो डॉक्टर सैफ। हेलो, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स कराना क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है और कैसे इसको कराया जा सकता है। और अगर आपके परिवार में या आपका कोई भी सदस्य ऐसा है जिसको दांतों की समस्या है, तो ये एपिसोड अंत तक देखिए। और इसके साथ ही आज के हमारे इस एपिसोड में आपके लिए एक बेहद खास सरप्राइज भी है, जो हम एपिसोड के आगे शुरुआत में आगे जाकर हम आपके साथ ज़रूर रिवील करेंगे। बने रहिए हमारे साथ संजीवनी में। डॉक्टर सैफ, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि डेंटल इम्प्लांट होता क्या है। तो डेंटल इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट होता है। जैसा हर दांत में एक जड़ होता है और उसके ऊपर एक कैप होता है, वैसे ही इम्प्लांट एक आर्टिफिशियल रूट होता है जो मशीन से बनाया जाता है और जो एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल टेक्निक से आपके मसूड़े या आपके जबड़े में एंकर किया जाता है। और एंकर होने के बाद उसके ऊपर कैप लगाया जाता है, जिससे आप सब कुछ खा सकते हो। ओके, सो डेंटल इम्प्लांट्स जो है वो किन को कराना चाहिए, लाइक इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जी, इम्प्लांट्स उन्हीं के लिए है जिनके दांत नहीं है, जिनका एक दांत नहीं हो या कुछ दांत नहीं है या सारे दांत नहीं हो, उनमें इम्प्लांट सजेस्टेड है, जिसमें वो इम्प्लांट्स वहां पे जाके बैठ जाते हैं और उसके सपोर्ट से सारे दांत को फिक्स किया जाता है। ओके, तो डॉक्टर, डेंटल इम्प्लांट्स जो है क्या वो सेफ होते हैं? एब्सोल्युटली, डेंटल इम्प्लांट्स बहुत सेफ है। ये एक मटेरियल से बनाया जाता है जो ग्रेड 4 टाइटेनियम से होता है। ये बायोकम्पैटिबल है, मतलब आपके बॉडी के लिए फ्रेंडली है। ये बॉडी में रिएक्शन नहीं क्रिएट करता है और इनर्ट है। एक बार अंदर बैठ जाता है तो आपका बॉडी इसे एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेंस रेट इसका 97% है। तो एक बार वो अंदर बैठ गया तो आपका बॉडी इसे एक्सेप्ट करेगा और फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, पूरी आपकी जिंदगी भर वो आपके अंदर ही रहेगा बिना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। डॉक्टर, डेंटल इम्प्लांट्स के लिए क्या कोई टेस्ट कराए जाते हैं? जी, डेंटल इम्प्लांट एक बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, तो इसके पहले कुछ ब्लड टेस्ट और बॉडी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को शुगर का प्रॉब्लम है कि नहीं है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, या उन्हें कुछ बोन का बीमारी है। अगर ये सब टेस्ट में क्लियर हो और पेशेंट बायोलॉजिकली हेल्दी है, मेडिकली फिट है, तो इम्प्लांट्स उनमें डाला जा सकता है। और ये एज डिपेंडेंट नहीं है। इम्प्लांट्स 92 ईयर ओल्ड लेडी में भी डाल सकते हैं, एक 60 ईयर ओल्ड जेंटलमैन में भी डाल सकते हैं, तो एज स्पेसिफिक नहीं है। बच्चों में भी कर सकते हैं? बच्चों में आफ्टर द एज ऑफ 18, जब उनका बॉडी का पूरा ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद इम्प्लांट्स डाल सकते हैं। उसके पहले रिकमेंडेड नहीं है। और अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, 80 90 डज नॉट मैटर, आप इम्प्लांट्स वो एज पे भी डाल सकते हो। तो डॉक्टर, ये जो डेंटल इम्प्लांट्स का पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? तो डेंटल इम्प्लांट्स के 2 फेजेस होते हैं। एक तो जब एक्चुअली इम्प्लांट डाला जाता है, जैसा मैंने कहा, एक जड़ होता है जो टाइटेनियम का बनता है, वो आपके जॉ में डाला जाता है, तो वो फेज 1 हो गया। वो फेज 1 जब इम्प्लांट डालते हैं तो वो करीबन 45 मिनट से 60 मिनट का प्रोसीजर होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है।
और उसके ठीक 3 महीने के बाद जब इम्प्लांट पूरा अंदर सेट हो गया है तब उसके बाद एक कैप का प्रोसीजर लगता है। तो 2 to 3 अपॉइंटमेंट्स स्प्रेड ओवर 3 मंथ्स, 3 महीने मिनिमम लगते हैं इम्प्लांट को सेट होने के लिए और उसका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होने के लिए। ओके तो डॉक्टर, क्या जब हम डेंटल इम्प्लांट्स की जब ये सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद खाने पीने में क्या कोई चीज़ें जिनका परहेज करना बहुत ज़रूरी है? जी, जब भी आप इम्प्लांट डालते हो, एक इम्प्लांट डालते हो या कुछ 3 या 4 इम्प्लांट डालते हो, अगले 2 दिन तक आपको बहुत केयर लेना है जी। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना है, जैसा बहुत कड़क चीज़ें हो गई, बहुत गर्म चीज़ें हो गई, जिसमें चबाना बहुत पड़ता है, वो चीज़ें अवॉइड करना है। जी। ठंडा, नरम, नॉन स्पाइसी चीज़ें आपको 2 से 3 दिन तक खाना है। तो आपका डाइट जो आप लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ और केयर है, जैसा आपको डायरेक्टली वहाँ पे ब्रश नहीं करना है, आपको जोर से थूकना नहीं है, क्योंकि एक इम्प्लांट अंदर सेट हो रहा है और फर्स्ट 48 घंटे जो है इम्प्लांट के वो सेट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो केयर है ये पहले 48 घंटे में लेना बहुत जरूरी है हर पेशेंट के लिए। तो हल्का फुल्का जैसे ब्रेड, दूध ये सब ले सकते हैं? हाँ जी, आपके फ्रूट आइटम्स में आ गया, केला हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, दे आर सॉफ्ट। आप जूसेस उसके बना सकते हो। रेगुलर इंडियन फूड में दाल चावल, दही चावल, ये सब आप खा सकते हो, विच आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स। उसके बाद आप सब आपके रेगुलर डाइट पे आ सकते हो, अगले 3 महीने तक आप सब खा सकते हो। जैसा कुछ प्रोसीजर हुआ नहीं है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स फिर आपका एक बार दांत आ जाता है इम्प्लांट के ऊपर, फिर आप सब कुछ उसे खा सकते हो। डॉक्टर, अभी आपने मेंशन किया था कि ये एज के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है डेंटल इम्प्लांट्स के लिए, तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस पे कि आपने अलग अलग एज के पेशेंट्स को ट्रीट किया हो? हाँ, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर। एज अभी क्राइटेरिया नहीं है इम्प्लांट्स के लिए। जितने सालों से इम्प्लांट्स चल रहे हैं, मैं आपको बोलूँ तो इम्प्लांट्स एक 1990 से इम्प्लांट्स डेंटिस्ट डाल रहे हैं। हर चीज का टेक्नोलॉजी है, हर चीज का एडवांसमेंट है, तो मेडिकल साइंस में भी काफी एडवांसेस हुए हैं। जी। तो पहले ये कहा जाता था कि इम्प्लांट सबके लिए नहीं है या बहुत ओल्ड लोगों के लिए नहीं है। अभी एज क्राइटेरिया नहीं रहा। जब से 2000 आ गया है, 2020 आ गया है, वो एक टाइम से एज लिमिट नहीं है। इसका ये मतलब है कि जेंटलमैन एट द एज ऑफ 70 ऑल्सो कैन गो फॉर इम्प्लांट्स। ऐसे ही मेरा एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने एक 92 ईयर ओल्ड लेडी के लिए इम्प्लांट्स किए हैं। हमने 6 इम्प्लांट्स किया था उनमें, और जब वो आए थे हमारे क्लिनिक पे, वो एक व्हील चेयर पे आए थे, उनके साथ उनके बेटे उन्हें लेकर आए थे। और जब वो आए थे क्लिनिक में, तब उनका जो मेन कंप्लेंट था, मेन इशू था, वो यही था कि डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ और मुझे चिकन तंदूरी इंजॉय करना है जैसा मैंने कुछ साल पहले इंजॉय किया था, तो मुझे वही हैबिट वापस लाना है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो जैसा मैंने कहा एज क्राइटेरिया नहीं है, तो मैंने एज को सेकेंडरी रखा। शी इज 92 ईयर्स ओल्ड, हमने उतने ही एज पे रखा उन्हें, और हमने ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए, उनके ब्लड टेस्ट कराए, ये देखे कि वो बायोलॉजिकली फिट है कि नहीं, मेडिकली फिट है कि नहीं। सारे ब्लड टेस्ट कराने के बाद, ब्लड बोन का भी स्कैन करने के बाद हमने ये देखा कि बोन अच्छा है, पर्सन भी हेल्दी है, तो क्यों इम्प्लांट्स हम अवॉइड करें। जी। तो उनके केस में हम लोग ने इम्प्लांट्स किया। उनका केस 4-5 मंथ्स तक चला। 5 महीने में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक भी आया, और उसके बाद भी उन्होंने वापस व्हीलचेयर पे आए और उनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। खुशी की बात यह है कि उन्होंने ट्रीटमेंट के बाद ये कहा कि डॉक्टर साहब जैसा मैंने चाहा था शुरू में वैसे ही हुआ, मैं आज चिकन खुशी से खा सकती हूँ। सो दैट इज द बिगेस्ट विन हमारे लिए। वो सबसे बड़ी जीत है हम लोग के लिए कि हमने एक जो खुशी थी, हाँ, कि एक पेशेंट को जो जरूरत था वो एज पे, मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने लाइफ बहुत गिव अप कर दिया, जो कहते हैं कि अभी कितने साल बाकी है, क्यों करना है इम्प्लांट्स। तो मैं इनका एग्जाम्पल हर पेशेंट को देता हूँ कि इन्होंने अगर 90 ईयर्स पे कर दिया तो आप खाली 75 हो, आप सिर्फ 75 ईयर्स के हो, और आगे लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। आप 10 साल जियोगे, 20 साल जियोगे। तो मेडिकल फैसिलिटीज इतने इंप्रूव हो गए और उसमें डेंटल भी आता है कि आप कोई भी एज पे इम्प्लांट्स डाल सकते हो, और उसका बेसिक एडवांटेज यही है इम्प्लांट्स। ओके, मतलब बहुत अमेजिंग है कि आपने किस तरह से वो लेडी को ट्रीट किया है, उनकी जो विश थी उसको पूरा कर पाए वो। जी, बिकॉज हमने वो आए थे व्हील चेयर पे, हमारे नर्सेज ने उनको फिर चेयर पे बिठाया, उनका मुंह भी पूरा नहीं खुल रहा था। ये प्रोसीजर हमने स्लो किया, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 1 घंटे का प्रोसीजर है, उनमें हमने 1.5 घंटा लगाया। स्लो किया, उन्हें काफी ब्रेक्स दिए बीच में। उनके जाने के बाद भी शाम में हम लोगों ने उन्हें कॉल किया, नेक्स्ट डे भी कॉल किया, ये पूछने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। वो एज पे थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा होता है,
पेशेंट थोड़ा वीक हो जाता है। एक हफ्ते के बाद भी हमने फॉलोअप लिया, मगर टच वुड एवरीथिंग वाज ओके, पेशेंट ठीक थे। और ट्रीटमेंट कभी कभी इम्प्लांट्स फेल भी हो जाते हाँ, हैं, जी, बिल्कुल। हर इम्प्लांट सक्सेसफुल नहीं होता है। और मैं भी हर पेशेंट से कहता हूँ कि उसका सक्सेस रेट 97% है। ओके। 3% ये है कि हम पता नहीं कि आपका बॉडी इसे क्यों रिजेक्ट करता है। तो वो लेडी में वो 97% सक्सेस रेट हुआ, उनके 6 इम्प्लांट्स वर्क हुए और आज वो इंजॉय कर पा रहे चिकन जी तंदूरी। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने मेंशन किया कि कभी कभी फेल भी हो जाते हैं इम्प्लांट्स, 97% चांसेस है कि वो सक्सेसफुली रहेगा। तो वही मेरा सवाल था कि क्या इम्प्लांट्स हमेशा के, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार इम्प्लांट कराया तो उसको दोबारा इम्प्लांट कराने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, अगर इम्प्लांट आपने सक्सेसफुल हो गया ओके। तो इम्प्लांट का एक डॉक्यूमेंटेड सक्सेस रेट है। ओके। मतलब कि 97% सक्सेस रेट जो आपके बॉडी के कंपैरिजन में कोई भी इम्प्लांट हो, नी इम्प्लांट हो, चेस्ट इम्प्लांट हो, ईयर इम्प्लांट हो, उनके कंपैरिजन में डेंटल इम्प्लांट का सक्सेस सबसे ज्यादा है। 97% सक्सेस रेट। इसका मतलब अगर मैं 100 पेशेंट में 100 पेशेंट्स में इम्प्लांट्स डाल रहा हूं, एक एक इम्प्लांट, तो 97 इम्प्लांट सक्सेसफुल रहेंगे। 3% एक फेलियर रेट डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हो या आपको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, आपने डॉक्टर को कुछ बताया नहीं और आपने वो प्रोसीजर करवा लिया हमसे या ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मगर एक बार वो इम्प्लांट सेट हो गया, 3 महीने के बाद वो इम्प्लांट फिक्स हो गया, तो इम्प्लांट जिंदगी भर आपके माउथ में ही रहेगा। आपको वो जगह पे एक और इम्प्लांट डालने का जरूरत। दोस्तों, आपको अगर याद हो तो एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो अब वक्त आ गया है वो सरप्राइज को रिवील करने का। तो आज डॉक्टर हैं एक डॉक्टर सना सैयद, आई स्माइल डेंटल सेंटर से, वो हमसे अब जुड़ रही हैं। हेलो डॉक्टर सना, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू। डॉक्टर सना, आज हम बात कर रहे हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफ सैयद। तो डॉक्टर, आज हम जानना चाहते हैं आपसे कि डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो सेफ होते हैं क्या, और कब किसको डेंटल इम्प्लांट्स कराने चाहिए? आप अपनी राय दीजिए। डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल सेफ है। ये ग्रेड 4 टाइटेनियम है। आपके एयरपोर्ट स्कैनर्स, MRI मशीन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड कोई भी पेशेंट जिनके दांत नहीं है एंड वो रिप्लेस करना चाहते हैं विदाउट डैमेजिंग आगे और पीछे के दांत, जैसे कन्वेंशनली हम पहले ब्रिज करते थे, डेंचर्स करते थे, बट दे आर नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल या मोस्ट कन्वीनियंट पेशेंट के लिए। कई बार देखा जाता है कि डेंचर के नीचे या ब्रिज के नीचे डीके स्टार्ट हो जाता है, बट डेंटल इम्प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे और पीछे का दांत बिल्कुल ही ओरिजिन रहता है। देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको ना छोटा किया जाता है ना कुछ डैमेज होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना, आज आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और डेंटल इम्प्लांट्स पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर सैफ, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात मेंशन की थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, कहने का मतलब अगर वो डायबिटिक है या कुछ हार्ट इश्यूज है, तो उनको उस केस में डेंटल इम्प्लांट्स का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम रहता है। तो क्या उनको किसी तरीके का कोई चेकअप कराने की ज़रूरत होती है? ये प्रोसीजर पूरा कैसा रहता है? जी, अगर आपको डायबिटीज़ हो और अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो हमें ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। ये ब्लड टेस्ट हो गया आपका HbA1c, जिसमें हम ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन का चेक करते हैं लेवल्स। अगर आपका लेवल 7 से नीचे हो तो इम्प्लांट्स आप करवा सकते हो। टोटल कितने लेवल्स होते हैं इसमें? ये होता है 6 से स्टार्ट होता है और इसका लेवल 10 से ऊपर भी जाता है। ओके। तो मेरे क्लिनिक में एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका HbA1c लेवल 8 के ऊपर हो तो आपने इम्प्लांट्स नहीं करवाना चाहिए। आपने पहले आपका डायबिटीज कंट्रोल करवाना चाहिए। इसके लिए आपको एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास विजिट करना होगा और वहां पर आपको आपका ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल में लाना होगा। ओके। एक बार ये कंट्रोल में आ गया, इसे अराउंड 2 to 3 मंथ्स लगता है। 2 से 3 महीने के बाद पेशेंट हमें वापस विजिट करता है और हम एक और फ्रेश ब्लड टेस्ट लेते हैं। अगर हमें वो ब्लड टेस्ट में भी लगता है कि HbA1c लेवल कम नहीं हुआ है तो भी हम प्रोसीजर को पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमने अनकंट्रोल डायबिटिक में इम्प्लांट डाला तो इसका फेलियर रेट ज्यादा बढ़ जाता है। फेलियर रेट ही नहीं, पेशेंट की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इम्प्लांट फेल हो रहा है तो पेशेंट को दर्द होना चालू होता है। अगर दर्द होना स्टार्ट हुआ तो वहां पे इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, पस जमा हो जाता है, ब्लीडिंग होता है गम्स में से, और उनका तकलीफ तो नहीं, उनका एक इंप्रेशन जो होता है इम्प्लांट का वो ठीक नहीं होता है। इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप डायबिटिक हो
तो पहले आपका ब्लड टेस्ट करवाइए और HbA1c या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल चेक करवाइए। ओके। अगर आपका लेवल ठीक है तो ही आपने इम्प्लांट करवाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डायबिटीज़ में इम्प्लांट्स नहीं करवा सकते हो। अगर आपका इम्प्लांट सक्सेसफुल करना है या इम्प्लांट डालना है तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में होना चाहिए, तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल में लेकर आके फिर आप इम्प्लांट्स कर सकते हो। तो ऐसे मैंने बहुत पेशेंट्स में किया है जहाँ पे डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, हमने 6 मंथ्स तक डायबिटीज़ कंट्रोल किया, हमने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया और जब उनका HbA1c लेवल कंट्रोल में आया तब हमने इम्प्लांट प्रोसीजर स्टार्ट किया। ओके डॉक्टर, अक्सर जब हम बात करते हैं दांतों की तो आई थिंक ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। अगर हमारे किडनी में कोई इश्यूज रहते हैं हम चेकअप के लिए जाते हैं, हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है हम चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन दांतों के साथ ऐसा नहीं है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पेन भी होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं, या कुछ अगर हमें कैविटीज़ भी कभी होती है तो हम बहुत निगलेक्ट करते हैं। जब तक उसकी कंडीशन इम्प्लांट की ना आए तब तक हम डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं करते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों ये सब्जेक्ट जो है वो इतना इग्नोर किया जाता है और कैसे इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए? जी हाँ, तो जैसा आपने ये वर्ड यूज किया इग्नोरेंस, जी बहुत लोगों में इग्नोरेंस है दांत के बारे में और इसकी कुछ वजह है। एक तो ये वजह है कि ये आपका बदन का एक ऐसा हिस्सा है जो आप कभी देख नहीं सकते हो। आपके हाथ में अगर कुछ तकलीफ हो गया या आपका हाथ दुखता है तो आप देख सकते हो। अगर आप देख सकते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आपको किधर कट लग गया हो तो आपको दिखता है कि खून निकल रहा है। आपका मुंह आप देख नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप आईने में देखते हो आपका मुंह बड़ा खोल के तो भी आप आपके आखिरी के दांत को नहीं देख सकते हो। जैसे हम अकल का दांत के बारे में बात करें अगर, तो इसे देखना बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज ये है कि एक बॉडी का अवेयरनेस जो है वो ज्यादा है दांत के कंपैरिजन में। इसका एक रीजन ये है कि हमें सबको लगता है कि ये 32 ही है। जी जी, एक नहीं है, दो नहीं है, 32 है हमारे पास। जी। तो अगर एक या दो में दर्द हो रहा है तो बाकी 30 काम कर रहे हैं। तो ये एक जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत गलत है, क्योंकि आपके दांत सब एक साथ काम कर रहे हो। एक सिंपल सा चीज हो गया कि आप अगर कुछ उठा रहे हो आपके हाथ से तो आप आपके 5 उंगलियों से उठाओगे जी, एक उंगली से उठाओगे नहीं। तो वैसा दांत का भी है, अगर आप खाना खाते हो तो आपके सारे 32 दांत एक साथ काम कर रहे हैं। आप राइट से भी खाओगे, लेफ्ट से भी खाओगे, आगे के दांत से आप टेयर करोगे, पीछे के दांत से ग्राइंड करोगे, तो सारे दांत एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें अगर एक दांत टूट गया या चला गया या सडन हो गया तो लोग दूसरे साइड से खाना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड से खाते हैं अगर राइट साइड में दर्द हो रहा है तो। इसके लिए ये चीज इग्नोर होते रहता है जब तक एक पॉइंट आता है कि एक सूजन आ जाता है या पस जमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और हमने तो ये हमारे प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट्स बहुत बार एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं और ये इन्फेक्शन को सप्रेस कर देते हैं। फिर अभी दर्द नहीं हो रहा है तो ठीक है, काम चल रहा है। तो ये जो सोच है ये बदलनी बहुत जरूरी है। हमें ये सोचना है कि दांत में इन्फेक्शन जो है वो आपके बॉडी का इन्फेक्शन है। अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हुआ तो आपके गले में भी इन्फेक्शन जा सकता है, आपके कान में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो आपके जो दांत है वो आपके सर से, कान से कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है और बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि आपके ब्रेन से तो सबसे नजदीक आपके दांत है जी। इसे हमें ये जानना जरूरी है कि अगर दांत में कुछ भी तकलीफ हुआ तो हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। और इसके कुछ कुछ साइन है, जैसा सेंसिटिविटी है, पहले दांत में दर्द होना स्टार्ट होता है, तब आपने इग्नोर नहीं किया और आपने वही टाइम पे डेंटिस्ट को विजिट किया तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। ओके। आपने अगर जितना डिले किया उतना और प्रॉब्लम बढ़ता है और ट्रीटमेंट्स उसमें नेसेसरी हो जाते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बोला कि जल्दी अगर आप उसका केयर कर लेते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो कैसे इस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या क्या टिप्स है, क्या कोई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है? मेरे कुछ गोल्डन रूल्स है जो मैं हर पेशेंट्स को बताता हूँ। ये एक चीज है कि आपको डेंटिस्ट को हर 6 महीने जाकर विजिट करना है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रहा है दांतों के साथ तो भी आपको विजिट करना है। जैसे मैंने कहा इसके पहले कि आपका दांत आप खुद देख नहीं सकते हो, इसलिए एक डेंटल लाइट, एक डॉक्टर, एक माउथ मिरर, इससे सब चेक कर सकते हैं अंदर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर को विजिट करना है, डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स विजिट करना है ताकि जनरल चेकअप हो, दांत की सफाई हो। और दांत में कुछ प्रॉब्लम है जैसा सडन बस चालू हुआ है तो उसको तभी की तभी फिल किया जाए। वो जितना सडन बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि हर 3-6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना है। होम केयर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगा जी, कि जी। आप बहुत इजीली आपके दांत को, आपके हाथ को साफ कर लेते हो, सोप से क्लीन कर लेते हो, आपके बॉडी को स्क्रब करते हो, आपके बालों का केयर लेते हो। बट टीथ का केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन आपको हर 32 का केयर लेना है, जी, हर जी। दांत का एक एक का केयर लेना है। तो इसका फर्स्ट थिंग है कि टूथब्रश का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके। टूथब्रश और टूथपेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं एक माउथ वॉश Mouth खरीद wash, लेता हूँ और माउथ वॉश से अच्छे से गागल कर लेता हूँ, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जी। नहीं, टूथब्रश और टूथपेस्ट का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है। एक अच्छा टूथब्रश हो गया और टूथपेस्ट जैसा रेगुलर आपका कोलगेट हो गया या कोलगेट टोटल हो गया या जी। कोलगेट विद एक्टिव सॉल्ट हो गया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या आप टाउन में नहीं हो कि आपको नहीं हो रहा है सुबह में, तो आप रात में ब्रश कर दो। रात में नहीं होगा तो आप सुबह में कीजिए। बट ब्रशिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो काम एक टूथब्रश करता है वो आपका माउथ वॉश कभी नहीं नहीं कर कर पाता, सकता। कभी नहीं कर पाता। तो रूल नंबर 2, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, वो आपको यूज करना ही है। हाँ, इसके अलावा अगर आपने माउथ वॉश यूज किया तो वेल एंड गुड, उसका अपने फायदे हैं, बट वो उसको आपके ब्रश और टूथपेस्ट को रिप्लेस नहीं कर नहीं सकता। करेगा। एंड थर्ड थिंग ये है कि फ्लॉस करना है। अगर आपको पता नहीं है फ्लॉस क्या है, तो फ्लॉस एक स्ट्रिंग होता है जो आपको कुछ कंपनीज, आपको एक मेडिकल में आप जाओगे या केमिस्ट के पास जाओगे तो आपको एक फ्लॉस अगर आप पूछोगे तो आपको एक स्मॉल बॉक्स देगा, उसमें एक थ्रेड रहता है। ओके। वो थ्रेड को आपको आपके उंगलियों में टाई करना है और हर दांत में पुश करना है। ओके। इसे दांतों के बीच में खाना फंसता नहीं है और सडन चालू नहीं होता है। और उसका जो मोशन रहेगा नीचे की तरफ पुश करना है? हाँ जी, तो ओके। आपको आपके फिंगर्स में उसको रैप अराउंड करना है और आपके हर दांत के दो दांत के बीच में आपको नीचे की तरफ push Downward करना है motion। और ऊपर के दांत में ऊपर की तरफ। ओके, तो ओके। आपके गम को हिट होता है और आप वहां से पूरा क्लीन करके निकाल ओके। सकते हो। हाँ, कुछ कुछ लोगों को ये नहीं जमता है। लाइक जैसे मैंने कहा कि एज के साथ 60 ईयर ओल्ड हो गए, 70 ईयर ओल्ड हो गए, उनको फ्लॉस के साथ Flossing, इजीली नहीं हो, तो एक वाटर फ्लॉसर आता है, एक मशीन आता है जो अगेन आप मार्केट में ले सकते हो। हमारे क्लिनिक में ये अवेलेबल होता है हमारे शेल्फ पर। आपने ले लिया, इसको चार्ज कर दिया ओवरनाइट और आपने इसमें पानी भर दिया, उसमें एक टिप होता है, वो टिप आपके दांतों के बीच में जाके प्रेस करना है, तो विद प्रेशर आपके सारे दांत के बीच में जो खाना फंसा हुआ है वो पूरा पूरा क्लीन कर सकता है। ओके। तो ये एल्डरली पेशेंट में बहुत यूजफुल चीज है। हाँ, यंगर पॉपुलेशन में आप फ्लॉस यूज कर सकते हो, टूथब्रश अच्छे से घुमा सकते हो अंदर, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए डेंटल प्रॉब्लम ज्यादा एज रिलेटेड दिखता है, क्योंकि ओके। आपका जो ब्रशिंग का टेक्निक है, जो डेक्सटेरिटी बोलते हैं हम हाथ का घुमाने का, वो कम होते चलता है विद एज। इसीलिए वाटर फ्लॉसर हो गया, कुछ मशीन्स आ गए जो क्लीनिंग होता है, जैसा इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो गया, जी। जो आपको हाथ नहीं घुमाना है, वो मशीन अपने आप ही घूमता रहता है अंदर, तो वो काफी कन्वीनियंट होता है। ओके। इसीलिए टेक्नोलॉजीज काफी अवेलेबल है, डेंटल मशीन्स काफी अवेलेबल है। अगर आप कोई डेंटल क्लिनिक में जाओगे, आप डेंटिस्ट को पूछोगे कि ये मशीन्स होता है क्या, तो हम लोग हमारे पेशेंट्स को हर एक डेमो देते हैं। ओके। वो मशीन खरीदते हैं, ऑनलाइन भी मिलता है, हमारे क्लिनिक पे भी मिलता है। खरीदने के बाद हम लोग माउथ में डेमो देते हैं पेशेंट को कि कैसा यूज करना है, और फिर पेशेंट को एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। हर 6 महीने के बाद हमारा स्टाफ उन्हें कॉल करता है, उन्हें रिमाइंड करता है कि क्लिनिक पे आना है, और उसके अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि वो वाटर फ्लॉस कैसा यूज कर रहे हैं, ब्रश ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, कुछ इम्प्लांट्स बिठाया है तो इम्प्लांट्स वर्क कैसा कर रहे हैं, वो इम्प्लांट्स को क्लीन कर रहे हैं कि नहीं। ओके। डॉक्टर, वाटर फ्लॉस की आपने बात की, तो उससे दांतों में गैप वगैरह तो नहीं होता है? नहीं, वाटर फ्लॉस में पानी प्रेशर में आता है, वो आपके दांतों में गैप नहीं करता है। ओके। इनफैक्ट ये उल्टा है कि अगर आपने फ्लॉस नहीं किया या वाटर फ्लॉस नहीं किया तो आपके मसूड़े वीक होते हैं, और मसूड़े Okay. वीक हो गए तो आपके दांतों में गैप होना स्टार्ट होता है। तो वाटर फ्लॉस इज हाईली रिकमेंडेड। ये अगर आपने स्ट्रिंग फ्लॉस भी डाला तो बहुत लोग को लगता है कि गम्स के ऊपर, आपके मसूड़े के ऊपर प्रेशर आता है, पर वैसा नहीं है। ओके। वो आपके टीथ को सेपरेट नहीं कर सकता है, आपके दांत में गैप नहीं कर सकता, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफ, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को डेंटल इम्प्लांट्स पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज जो भी जानकारी हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। और इसके साथ ही अगर आपको दांतों की कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर सैफ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।